हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, यूपी, एमपी, बिहार या अन्य स्टेटों में जो जहां पर एनसीईआरटी की बुक हिंदी मीडियम से चलती हो, वहां के लिए आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और इस चैप्टर में बेटा मान करके चलना कि अधिकतर न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी परिभाषा ध्यान से देखना और न्यूमेरिकल पोर्शन उसी पर आधारित होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अणु संख्य गुण धर्म। बेटा देखो, हम जब विलयन बनाते हैं तो विलयन में विलेय पदार्थ डालते हैं। अगर थोड़ा सा विलेय पदार्थ डालें तो विलेय की अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। अधिक डाल दिए तो कम होने का मतलब क्या, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहते हैं, तनु विलयन। अधिक डाल दिए तो वो कंसंट्रेट हो जाता है। तो वहां पर जो विलेय के पदार्थ हम डालते हैं तो उनके कणों की संख्या पर ही उस विलयन के गुण बदल जाते हैं। उसके रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, लेकिन उस विलयन का जो नेचर है वह आपका ऑटोमेटिक जो प्रॉपर्टीज है, उसका विलयन का प्रॉपर्टीज वो बदल जाती है। उसी को कहा जाता है अणु संख्य गुण धर्म। चलिए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। कहते हैं, देखिए, अगर करें विलयनों के वे गुण जो विलाय के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों, कण का मतलब अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, संख्या पर निर्भर करता है। मतलब अगर एक लाइन में यदि परिभाषा देना चाहो तो कह सकते हैं कि विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर जो गुण निर्भर करता है उसी को हम कहेंगे अणु संख्य गुण धर्म। एक लाइन में भी कह सकते हैं, किसी विलाय की निश्चित मात्रा में विलय के कणों की संख्या पर या आयनों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अणु संख्य गुण धर्म कहते हैं। समझ में बात आई ना। यह निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अब यही पर फोकस करना है। नंबर 1 है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन इसको बेटा अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। बेटा इसकी अंग्रेजी यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। नंबर 3 है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन मतलब हिमांक का अवनमन का मतलब कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में 4 है
परासरण दाब, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। यह चार महत्वपूर्ण है। इन चारों में से मैं चैलेंज करता हूं कि यदि न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में परीक्षा एग्जामिनेशन में, तो इन चारों में से जो रिलेटेड फार्मूला है, निश्चित है कि इससे न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, निश्चित। और कोई चलते नहीं है इस चैप्टर से, आता है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इसके बाद क्रमशः वीडियो में हम इसको आप लोगों को पढ़ाएंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा देखें। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अवनमन, देखो यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन है, जिसकी हमने हेडिंग डाले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इसकी परिभाषा रुकी हुई है। जैसे इसको समझो कि अगर मान लेते हैं कि हम पानी लिए, ठीक है, चावल बना रहे हैं, तो चावल बना रहे हैं तो पानी को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तुरंत बॉइलिंग करना शुरू हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग करना शुरू कर दिया, चावल डाल दिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइलिंग करना शुरू नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कि अगर कोई पदार्थ विलायक के अंदर डाल देते हैं, वो विलायक वाष्पशील होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब वो क्वथन उच्च होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो क्या हो जाएगी, कम, मतलब कि वाष्पन कम होगा। जब कम होगा तो ऐसी स्थिति में वाष्पन में कमी आ जाएगी। जब वाष्पन में कमी आ गई तो उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। अच्छा, अब तो मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक, यहाँ पर इसको इस तरह डायरेक्ट लिख दें, P1 नॉट माइनस P1, मतलब इसको कह सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन बराबर P1 नॉट माइनस P1। मतलब कि यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यह विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। अगर इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन लिखेंगे तो इसमें शुद्ध करें, विलयन का भाग दे दें, P1 नॉट माइनस P1 बटे P1, ये कहलाएगा आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मतलब कि विलयन का इसमें भाग देंगे। लेकिन राउल्ट के नियमानुसार इसकी परिभाषा क्या होगी? राउल्ट के नियमानुसार कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल अंश के बराबर होता है। ये देखो बराबर होता है, उसी को कहा जाता है क्या? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसका मतलब कि
P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 इज इक्वल टू काई। ये क्या है भाई? मोल अंश है। तो मोल अंश में किसका ये होना चाहिए? विलय का होना चाहिए, क्योंकि विलय डाल रहे हैं विलायक में। तो इसके मोल अंश के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। सूत्र आ गया। अब देखो यहां पर आओ, एक नया सूत्र हम लिख रहे हैं। यहां पर एक नया सूत्र बन जाएगा आपका P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 इज इक्वल टू N2 बटे N1 प्लस N2। मोल अंश बराबर ये सूत्र होता है ना। तो ये सूत्र होता है, तो यहां बेटा नोट कर लो, ये नोट वाली चीज है कि यदि विलयन तनु विलयन है, विलयन कैसा है? तनु विलयन है, तनु विलयन है, तो यहां पर ये N2 का मान नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते। किस में नहीं जोड़ते? हर में नहीं जोड़ते। ये हर के लिए, किसके लिए है? हर के लिए, ये अंश के लिए नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 इजकल टू N2 बटे N1। ये आपका फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में अब N2 बराबर अगर लिखना चाहें, N2 इजकल टू W2 बटे M2 कर सकते हैं। N इक्वल टू W बटे M होता है ना वालों की संख्या बराबर। इसी तरह N1 बराबर W1 बटे M1 लिख सकते हैं। तो इसमें मान रख देंगे, बात समझ रहे हैं ना? इसके जगह मान रख देंगे, तो मतलब कि अगर रख देंगे तो क्या सूत्र प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 इज इक्वल टू, इसको रखेंगे तो इसके बटे ये है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? W2 गुणे M1 बटे M2 गुणे W1। ये आपका सूत्र फाइनल प्राप्त हो गया। और इसी पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर एक हम उदाहरण न्यूमेरिकल पोर्शन दे रहे हैं, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यह उदाहरण पेज नंबर 49 का 2.6 उदाहरण है। पेज एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 49 में 2.6 का उदाहरण है। सवाल में कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब बेंजीन का वाष्प दाब मतलब कि P1 नॉट 0 इज इक्वल टू 0.850, ठीक है? इतना ग्राम अवाष्पशील विद्युत अन अपघटय मतलब विलय वाष्प, इतना ग्राम ये विलय कर रहा है, मतलब W2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। कह रहा है कि ठोस के इतने ग्राम बेंजीन, मतलब ये आपका ये ठोस ग्राम है, तो अवाष्पशील ये ग्राम में दिया, तो ये बेंजीन का W1 इज इक्वल टू 39.0 ग्राम है, ठीक है? यहां पर मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया है M1 इज इक्वल टू 78 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब इतना बार है, तो विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या? P1 इक्वल टू 0.845 बार, ये भी बार में है। एक चीज आप लोगों को दुविधा उत्पन्न करेगी कि कैसे जानेंगे कि किसका मान है। तो शुरुआत में विलयन हम स्टार्ट किए थे तो आप लोगों को बताए थे कि अगर किसी पदार्थ का अधिक मात्रा ग्राम में हो तो वो विलायक होगा, यदि मात्रा कम में हो तो वह विलय होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर इसी रूप में हम इसको पकड़े हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी शुद्ध पदार्थ का बेंजीन का वाष्प दाब इतना बार है,
तो इतना बेंजीन यहाँ पर ये विलायक की तरह यहाँ ये विलायक यहाँ पर इसको W1 मानेंगे। W1 बराबर इतना बार दिया हुआ है, यहाँ पर बार, यहाँ पर गलती हमने लिख दिया है। हाँ ठीक है, यहाँ पर इतना बार हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इतना ग्राम है, मतलब कि ये विलय पदार्थ है, तो W ये आपका W2 का मान ये हो गया, क्योंकि यह क्या है, ये विलय है और यह विलायक हो गया। तो इस प्रकार इसको हमने लिख दिया। इस सूत्र पर रख दीजिए, तो रखेंगे तो इस सूत्र पर क्या हम m2 बराबर यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि m2 इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, m2 इक्वल टू व्हाट। तो इस सूत्र में यदि हम m2 बराबर निकालें तो पहले इसको मान लिख लिया जाए। तो इसका मतलब कि 0.850 माइनस P1 का मान कितना दिया है, 0.845 बटे में, फिर P1 का मान है 0.845 बराबर W2 का मान कितना दिया है, 0.5 ग्राम, 5 ग्राम ना लिखे, गुण है M1 का मान कितना सवाल में दिया है, 78 बटे में M2 निकालना है, गुणे W1 का मान कितना दिया है, 39। तो इसमें इसको घटाइए तो लगभग कितना आ जाएगा, आएगा यहाँ पर 0.005 बटे में 0.845 बराबर 0.5 गुणे इतना आएगा M2 गुणे 39। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.845 गुणे 0.5 गुणे 78 बटे में 39 गुणे 0.005। इसको हल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, हल करो कितना आ रहा है। इसमें आएगा 170 ग्राम प्रति मोल आएगा, या इसको इस तरह लिखते ग्राम मोल माइनस 1, ठीक है। तो बेटा इसी पर आधारित, अगर यहाँ पर एक चीज और हम बता दें, अगर कि कैसे इसको पकड़ोगे, तो यहाँ पर हम नोट दे रहे हैं, P1 इज इक्वल टू ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, नोट कर लेना इसको। और ये P1 क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। अब M1 क्या है, विलायक का अणुभार है, अणुभार है, ठीक है। M2 क्या है, विलय का अणुभार है। और क्या छूटा है इसमें, अब तो लगभग हो गया। हाँ, अब W1 बराबर है विलायक की मात्रा है, ग्राम में होगा। W2 क्या है, विलय की मात्रा है। तो सवाल को आप जो बताएं कि कम और अधिक के हिसाब से विलय और विलायक चुन लेंगे, और उसी के हिसाब से रख करके, समझ करके, मान रख करके इस सूत्र पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा वीडियो जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।